तो आज सबसे पहले बी फाइनेंसर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को विथ योर फैमिली गणतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सर, आज जो हम बात करने वाले हैं, यकीन माने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए और समझने के लिए बराबर हम वीडियोस को देखते हैं, आज यकीन माने कि वो गुत्थी, वो सारे डाउट और कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि एक ही चीज़ है जो हमारी मार्केट को बहुत बुरी तरीके से बर्बादी शुरू किया था, हमारी मार्केट में बर्बादी शुरू किया था, और वो है FIIs की सेलिंग। आज बहुत मेन डेटा को हम समझने वाले हैं कि भाई FIIs क्यों बेच रहे हैं, और इस महीने जनवरी का आंकड़ा देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इतना तगड़ा आंकड़ा है FIIs की सेलिंग का, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा आपको फ़र्क नज़र आएगा। यकीन माने आप सोचे भी नहीं होंगे कि भाई जनवरी के महीने में इतनी ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। जैसी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है वो डेटा मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि FIIs की सेलिंग क्या है और क्यों हो रही है, और FIIs कब आएंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई FIIs ने जो सेलिंग की है वो कितने की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि FIIs की जो सेलिंग है जनवरी मंथ 2025 की, वो हो चुकी है 66,321 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है जनवरी के महीने में, जो कि बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग है आप कह सकते हैं। उसके बाद ज़रा आप पीछे आएंगे तो अक्टूबर नवंबर वगैरह में जो गिरावट हुई थी, तो सबसे ज़्यादा 2024 के अंदर जो गिरावट हुई है वो अक्टूबर के महीने में, जहां पर 1,14,445 करोड़ की सेलिंग हुई थी। समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये है कहने का, अक्टूबर महीने के बाद सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर किसी मंथ में हुई है तो 2025 के जनवरी के महीने, जो कि पहले ही महीना है, इसी महीने में 66,321 करोड़ की सेलिंग अभी तक हो चुकी है। और ये डेटा कब का है मैं आपको बताना चाहूँगा। 23 जनवरी 2025 का डेटा है। मतलब 23 जनवरी 2025 के बाद जो सेलिंग होगी वो और कितनी हो सकती है वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ सेलिंग हुई है जो कि FIIs की तरफ से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर किए जा रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे मेन मुद्दा जो आपको अलग ही वे में आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। सबसे पहला ROE क्या है, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि भाई FII जो निवेश करते हैं वो सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर निवेश नहीं करते हैं, बल्कि अराउंड इन द वर्ल्ड वो कई सारी कंट्रीज़ के अंदर निवेश करते हैं, और जहां से उनको पता चलता है कि भाई किस देश के अंदर हमारे को किस हिसाब किताब का रिटर्न्स मिल रहा है। और FIIs का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिटर्न्स के लिए होता है। FIIs रिटर्न्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी देश में जा सकते हैं। चाइना को नहीं छोड़े, कुछ दिन के लिए स्टिमुलस पैकेज वगैरह दिया गया तो चाइना के अंदर वो जाकर निवेश कर डाले। समझ रहे हैं ना। चाइना में जब बाजार ठंडा पड़ने लगा तो देखा भाई अब यहाँ पर मौका नहीं है, तो अब US के अंदर वो जाकर निवेश करने लगे। तो ROE यानी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उनका। समझ रहे हैं ना। जहां उनको रिटर्न्स कम मिलेगा वहां पर वो निवेश करेंगे नहीं। समझ रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर रिटर्न्स इनको कम मिल रहे हैं, और दूसरा भी जो रीज़न है वो बहुत बड़ा रीज़न है, उसके ऊपर हम अभी आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर रिटर्न्स बहुत ही कम मिल रहे हैं। रिटर्न्स कम मिलने के पीछे के क्या रीज़न है, तो इसके बहुत सारे रीज़न है जो जिसके ऊपर मैं बराबर रेगुलर बात करता हूं कि भाई Q2 के 3 के दोनों के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फूड इन्फ्लेशन वगैरह, उसके बाद फ्यूल इन्फ्लेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। उसके बाद रेट कट वगैरह को लेकर देखिए US के अंदर भी प्रॉब्लम चलने लगा, हमारे इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम चलने लगा था। रेट कट को लेकर कहा गया था कि साल 2025 के अंदर 4 या 5 रेट कट कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में पॉवेल जी की कमेंट्री आती है कि नहीं, सिर्फ 2 रेट कट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुल मिलाकर इंडियन स्टॉक मार्केट में ठंडापन बना रहा, और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स कम बनते रहे, और अभी भी रिटर्न्स कम बन ही रहे हैं, और आगे भी चांसेस है कुछ दिनों तक रिटर्न्स कम बनेंगे ही। आगे क्यों चांसेस है वो चीज़ मैं बहुत मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ। वही बजट जब तक नहीं आ जाता है तब तक तो ये चांस है कि भाई रिटर्न्स इंडियन स्टॉक मार्केट में कम ही बनेंगे। समझ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में FIIs अपने पैसे को स्पेंड करना नहीं
चाह रहे हैं, लगाना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए दूसरा जो रीज़न है वो बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि क्यों एफआईआई पैसे नहीं लगा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और वो क्या है, डॉलर के मुकाबले में जो रुपये कमज़ोर हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बात किया हुआ था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि डॉलर के मुकाबले में अगर रुपया कमज़ोर होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही घाटा है कि भाई हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, बल्कि एफआईआईज़ के इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। सोच कर देखिए, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान कर चलिए कि एफआईआईज़ ने अगर निवेश किया $10 निवेश किया, मान कर चलिए $10 निवेश कर दिया या $100 निवेश किया, जिसमें उसको 10% का रिटर्न्स मिला इंडियन रुपीज़ में। तो इंडियन रुपीज़ अगर 10% हुआ, 10% का इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करें तो जो भी पैसा होता है उसका वहाँ के करेंसी के हिसाब से कितना हुआ। सोचे अभी 86 रुपये पर चला गया है, लेकिन जब 80 रुपये पर था तब उसका पैसा ज़्यादा हो जाता था, मतलब 10 रुपये इंडियन मिलता था तो उसका यूएस का डॉलर, मतलब $1 अगर मिल जाता था उसको ना, तो उसका कितना हो जाता था, 80 रुपये हो जाता था। कितना हो जाता था, 80 रुपये हो जाता था। लेकिन अभी 80 रुपये बनाने के लिए उसको $1 से ज़्यादा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये के 86 रुपये के $1 हो रहे हैं ना अभी, तो उससे रुपया ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तब जाकर उनके डॉलर कंप्लीट होंगे। ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआईज़ लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी उनको रिटर्न्स भी नहीं मिल रहा है, और जो रिटर्न्स मिल भी रहा है उसके ऊपर क्या है, उनको उतना अच्छा खासा प्रॉफिट भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रुपीज़ के जो वीकनेस है वो लगातार रुपीज़ के अंदर बनी हुई है। अब देखिए, हम लगातार जो है ना जब भी डेटा देखते हैं ना तो वहाँ पर सिर्फ एफआईआईज़ के डेटा देखते हैं, लेकिन लगातार जब कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर गिरावट होने लगती है तो ऐसा नहीं है डीआईआईज़ वहाँ पर सेलिंग नहीं करते हैं, डीआईआईज़ भी अच्छी खासी सेलिंग कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सारा कुछ लगा हुआ है। अब जो मेन मुद्दा है और मेन बात आती है कि भाई एफआईआईज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कब आएंगे। तो देखिए, जब तक सारे हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, और कुल मिलाकर ये कह लीजिए इंडियन स्टॉक, रीज़न क्या है नहीं आने का, रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, रुपया कमज़ोर है। तो जब तक ये रीज़न ख़त्म नहीं होते, कम से कम रिटर्न्स वाला रीज़न जब तक ख़त्म नहीं होता है, तब तक उनको इंडियन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। अब इंडियन स्टॉक मार्केट अपने सही पटरी पर कब आ सकता है, तो इसके लिए वही सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए देश के अंदर। सबसे पहली बात है महंगाई वगैरह जो कम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ये और भी कम होने चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, रोज़ी रोज़गार वगैरह है वो बढ़ने चाहिए, बिजनेसेस बढ़ने चाहिए, रेट कट होने ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी आने ज़रूरी है। उसके अलावा मार्केट के अंदर जितना भी ज़्यादा पैसा आ जाए, लिक्विडिटी बोले तो वही है, मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर पैसे आने के लिए ये सारी हालतें ठीक होने वाली होगी, तभी जाकर ऐसी उम्मीदें रखी जा सकती है। उसके अलावा बजट जो आने वाला है, तो बजट कैसा आता है ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिंग हो सकता है, मतलब एफआईआईज़ के लिए और डीआईआईज़ के लिए भी, क्योंकि डीआईआईज़ के लिए इम्प्रेसिंग होगा तभी जाकर वो एफआईआईज़ के लिए इम्प्रेसिंग होगा। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डेटा जो आते हैं बजट का वो किस हिसाब किताब से आते हैं। जबकि अभी तक तो यही उम्मीद है कि भाई बजट के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं होने वाले हैं। ऊपर से आप देखें तो टैक्स वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी इंडिया के अंदर हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर। तो बहुत अच्छा खासा बजट आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। और टैक्स जीएसटी को लेकर बराबर कुछ ना कुछ बातें हो ही रही हैं। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स खत्म होने पड़ेंगे, तब जाकर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी यानी पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तब जाकर ये सारा प्रॉब्लम सोल्व होगा, तब जाकर एफआईआईज़ की सेलिंग बाइंग यहाँ पर हो सकती है, तब जाकर एफआईआईज़ की बाइंग होगी, और तब जाकर स्टॉक मार्केट अपने असली पटरी पर आ सकता है। तो फाइनली ये सारी बातें हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी है, और आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको बने ही रहना चाहिए और वेट ही करना चाहिए, समझ रहे ना। गिरावट लंबे समय से हो रही है और आपको वेट ही करना चाहिए अभी भी। और एक बात मैं बराबर ही कहता हूँ कि भाई एवरेज करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर हमने रिस्क एपिटाइट से ज़्यादा उठकर रिस्क लिया हुआ है तो उसको आप एवरेज करिए, लेकिन अगर आप निकलेंगे तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि इस समय पर निकलना आप नुकसान करवा कर ही निकलेंगे। बाकी फ़ायदा करवा
कर तो आप नहीं निकलेंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना, नुकसान ही होगा। ख़ास तौर से अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, मतलब कम ही टाइम गुजरे हैं अभी आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो 100% मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि आपको नुकसान ही होगा अगर आप निकलेंगे तो इसलिए आप बने रहें और लंबे समय तक के बने रहें, यही एक रास्ता है जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो भी हो आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।